जहां एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ वार के साथ विवाद बढ़ता है। डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच में टैरिफ विवाद को लेकर के दोनों के बीच में खटास आती है। वहीं भारत पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में रिश्ता जो है और मजबूत होते जा रहा है। यहाँ तक कि भारत का जो अंग है, भारत का पीओके क्षेत्र है, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में अब उद्योग लगाने हेतु पाकिस्तान जो है अमेरिका को मंजूरी दे दिया है। लेकिन इसी दौरान आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो विजयादशमी यानी दशहरा की जो विजयादशमी मनी, इस दिन हमारे यहाँ हथियार की पूजा होती है यानी शक्ति पूजा होती है। और इस शक्ति पूजा में आपने भारतीय रक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ सिंह जो हमारे हैं, इनको आपने देखा कि इन्होंने पाकिस्तान को एक कड़े लहजे में इन्होंने बताया कि पाकिस्तान जिस तरह से अपनी मनमानी कर रहा है, अब की यदि ऐसा कोई किसी प्रकार को मनमानी करता है तो भारत उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। साथ ही साथ भूगोल में उसे रहना है या नहीं रहना है, ये पाकिस्तान को डिफाइन करना है, ये पाकिस्तान को निर्णय लेना है। उसी के ठीक बाद आप देखेंगे कि भारत का चाहे वो थल सेना अध्यक्ष प्रमुख हो या हम कह सकते हैं कि हमारे देश का एयरफोर्स जो हमारे हेड है, ये दोनों का स्टेटमेंट आता है और पाकिस्तान को नसीहत दी जाती है कि बेटा अपनी औकात में रहो, औकात से बाहर जाओगे तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ होने जा रही है। और दोनों सेनाओं ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि पाकिस्तान को अब की जो 1.0 ऑपरेशन सिंदूर हुई थी, उसमें जो हमने कार्य किए, जो हमने एक्शन लिया, उससे भी भयावह एक्शन लिए जाएंगे, जिससे कि पाकिस्तान हो सकता है कि भूगोल के जो ज्योग्राफी के जो एक ग्लोब है, इस ग्लोब से नस्तानाबूद हो जाएगा। तो आज ये सभी चीज़ों में एक मैटर आता है भारत पाकिस्तान के बीच में सर क्रिक विवाद। और सर क्रिक विवाद को लेकर क्योंकि रक्षा मंत्री जो हैं, इन्होंने स्पष्ट रूपों से कहा है कि सर क्रिक विवाद जो है, सर क्रिक जो रेखा है, वहाँ के आसपास पाकिस्तान जो है सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है, जिससे कि भारत के चौकन्ना रहना होगा। भारतीय सेना ने भी बातों को स्वीकार किया है और आने वाले समय में वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी गिदड़ भूमि दी गई है कि यदि भारत ऐसा करता है तो दोनों राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान दोनों जो होंगे वो ग्लोब से यानी भूगोल से समाप्त हो जाएंगे। और यहाँ तक कि अभी अभी वहाँ के रक्षा मंत्री का भी स्टेटमेंट आता है कि भारत अपने ही चाहे मिसाइल हो या भारत का अपना हेलीकॉप्टर हो, लड़ाकू विमान हो, इससे भारत चप जाएगा यानी भारत इसी से कवर हो जाएगा, ऐसा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है। तो आज हम बात करेंगे कि भारत पाकिस्तान सर क्रिक विवाद क्या है और आखिर पाकिस्तान को क्यों नसीहत दी गई। क्या पाकिस्तान अपनी नसीहत को स्वीकार करेगा? क्या वो आतंकवाद यानी जो उसको आतंकिस्तान जो कहा जाता है, क्या आतंकिस्तान पर नियंत्रण करेगा? ये सभी चीज़ों को आज हम लोग लंबे बातों को देखेंगे, लंबे इतिहासों को देखेंगे और सर क्रिक विवाद के साथ साथ वर्तमान के परिस्थितियों को देखें। तो दोस्तों नमस्कार, अंत तक आप बने रहेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर ये मैटर है क्या। तो आपको मैं बता दूं, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं, इन्होंने सर क्रिक में पाकिस्तान के द्वारा हाल में किए गए सैन्य निर्माण, उसके वास्तविक इरादे को लेकर के पाकिस्तान को इन्होंने चेतावनी दिया है। इसी अवसर पर भुज सैन्य जो हमारी अड्डा है, वहाँ पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं, जो थल सेना प्रमुख हैं, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उन्नत L-70 एयर डिफेंस गन की भी वहाँ पर सशस्त्र पूजा की गई। और L-70 ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन और आयुध को निशाना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज हम बात करेंगे L-70 एयर डिफेंस जो हमारी गन है, इस पर भी हम बात करेंगे। और भूगोल बदल जाएगा क्या पाकिस्तान को? क्या मुनीर और वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ साथ पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, क्या उनको ये सबक सीखना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से? क्या उन्हें आतंकिस्तान को नियंत्रण करना चाहिए? और यदि नहीं करते हैं तो अगला भारत का कदम कितना भयावह होगा, ये पूरी दुनिया देखेगी। तो ये हम चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सर क्रिक विवाद है, सर क्रिक विवाद है क्या। देखिए, सर क्रिक विवाद की जड़ें जो है आज़ादी से पहले ही लगभग 1908 ईस्वी में देखिएगा तो कच्छ एवं सिंध के जो शासक थे, वो दोनों के बीच में एक पहले उत्पन्न हुई थी। लेकिन दोनों रियासत को विभाजित करने को लेकर के मतभेद हुआ था। वहीं इसे बम्बे राज्य सरकार ने 1914 में मानचित्र बी 44 और बाद में 2074 के आधार पर हल किया था। इसके बाद लगभग 40 से 50 सालों तक
कोई महत्वपूर्ण घटना वहाँ पर नहीं घटी थी। दोबारा यह मुद्दा 1960 के दशक में लगभग उभर करके आता है। तो ये सर क्रिक रेखा, ये हमारा गुजरात का एरिया है। जो नीचे आप देख रहे हैं ये हमारा गुजरात का एरिया यानी भारत, और इसके बाद ठीक आप ऊपर देखेंगे तो ये आपका पाकिस्तान का इलाका है। और ये दोनों के बीच में जो है यह एक दलदली कह सकते हैं, दलदली इलाका है, यानी कीचड़ वाला इलाका है। और इसको लेकर के दोनों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, तो एक लंबी विवाद है। जैसा कि यदि मैं आपको बता दूं तो सर क्रिक एक ज्वारीय चैनल है, एक ज्वारीय चैनल है जो लगभग 60 मील लंबा है और कच्छ के रण के दलदल क्षेत्र में यह स्थित है। यह गुजरात और पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है उसकी सीमा पर यह स्थित होती है। 1965 के सशस्त्र संघर्षों के बाद पाकिस्तान के ने 24वीं समानांतर रेखा के पास कच्छ के रण के आधे हिस्से पर उन्होंने दावा किया, जबकि भारत के अनुसार इसकी सीमा मुख्यतः रण के उत्तरी किनारे पर स्थित है, उत्तरी किनारे पर है। यह मामला जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पास गया था तो 1968 में भारत के पक्ष में 90% रन का दावा किया बरकरार रखा गया, यानी भारत को मिला, और कुछ हिस्सा यानी 10% जो हिस्सा थी यह मुख्य रूप से पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन पाकिस्तान इस निर्णय से भी कहीं ना कहीं वो सहमत नहीं है। तो वार्ता के दौर और इसका इतिहासों को यदि हम खंगालते हैं तो भारत और पाकिस्तान के इस विवाद पर लगभग 6 दौर की चर्चा हो चुकी है, लेकिन कोई इससे ठोस प्रगति नहीं हुआ है। भारत का दावा है कि दोनों देशों के बीच में सीमा क्रिक के बीच से होकर गुजरती है, जबकि पाकिस्तान इसे क्रिक से पूर्वी तट पर मानता है। वहीं भारत पाकिस्तान समुद्री सीमा का निर्धारण जो है भूमि सीमा से जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान चाहता है कि पहले खाड़ी में सीमा तय हो ताकि समुद्री सीमा का आधार स्थापित हो सके, ये पाकिस्तान का कहना है। लेकिन भारत जो है एक अंतर्राष्ट्रीय जो संधि, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसके तहत भारत इसका निर्धारण करता है। 2 जून 1989 की बात है कि इस्लामाबाद, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहला दौर का हमारा संपन्न हुआ था, जिसके बाद 1990 और 91 में दूसरे और तीसरे दौर की भी वार्ताएं हुई थी, लेकिन इसके कोई परिणाम नहीं निकल पाया। चौथा दौर का वार्ता 1991 में रावलपिंडी में हुआ, लेकिन तकनीकी व समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर के यहाँ पर भी विवाद रह गई। तो पांचवा दौर की वार्ता 1992 में नई दिल्ली में हुआ, जिसमें भारतीय नौसेना के जो तकनीकी विशेषज्ञ को भी इसमें शामिल की गई थी। और पाँचवें दौर के बाद वार्ता जो था कुछ समय के लिए भी स्थगित कर देना पड़ा। 8 नवंबर 1998 की बात है कि जब नई दिल्ली में सर क्रिक कार्य समूह की वार्ता आयोजित हुई थी तो भारतीय पक्ष ने सीमा निर्धारण के 4 कारणों का प्रस्ताव रखा था। एक था आवंटन, एक था परिसीमन, तीसरा था सीमांकन और चौथा था प्रशासन। सबसे पहले आवंटन क्या था? आवंटन में कहा गया कि यह वह निर्णय होता है जिस आधार पर विवाद का समझौता या समाधान तय किया जाएगा। वहीं यदि हम परिसीमन की बात करें तो परिसीमन का मतलब होता है सीमा का सीमांकन करना। तो इसमें सीमा के रेखा के स्थान और उसकी विशेषताओं के लिए सामान्य मानक निर्धारित किए जाते हैं। इसके साथ उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं कि मानचित्र भी दिए जा सकते हैं, किंतु यह अनिवार्य नहीं होता है। वहीं यदि हम सीमांकन की बात करते हैं तो सीमांकन में क्या होता है? यह प्रक्रिया परिसीमन के तय मानकों के जो भी वास्तविक स्थिति होता है उसके सटीक रूप से इसको लागू करने की कोशिश की जाती है। वहीं प्रशासन की बात किया जाए तो इसमें सीमांकित सीमा के प्रबंधन और उस पर प्रशासनिक जो भी नियंत्रण होती है उसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी इसमें मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। अब यदि हम बात करते हैं आपको सर क्रिक रेखा की यदि बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के जो गुजरात है ये दोनों के बीच में सर क्रिक रेखा होती है। यहाँ सीरी मछली पाए जाते हैं, सीरी मछली पाए जाते हैं, और इसी के कारण इसका नाम जो है वो सर क्रिक पड़ा। लेकिन अंग्रेज एक कह सकते हैं इसका चित्रांकन भी किया था, सीमा का निर्धारण भी किया था, जिनका नाम था सर क्रिक, उनका नाम भी इसमें आता है। तो दोनों के बीच में लगभग 96 किलोमीटर पानी की लंबी पट्टी है। एक तरफ भारत का गुजरात है, वहीं पाकिस्तान का सिंध प्रांत आता है, और ये दोनों के बीच में सीमा आती है। सर क्रिक को लेकर के 2 दावे किए गए, जहां पर भारत का यदि दावा की बात करें तो इंटरनेशनल जो कानून है उसके अनुसार सीमा क्रिक के बीच होनी चाहिए ताकि दोनों देशों का बराबर हिस्सा हो। वहीं पाकिस्तान के यदि दावा की बात करें तो पूरा सर क्रिक रीजन जो है उसका है, इसलिए सीमा उत्तर उसकी पूर्वी तटरेखा पर खींची जानी चाहिए, ये पाकिस्तान का कहना है। यही कारण है कि दोनों के बीच में विवाद जो है अभी तक बना हुआ है। ऐतिहासिक यदि बैकग्राउंड को देखें तो 1914 में जब वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी तो उस समय ब्रिटिश काल में बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कच्छ के जो महाराजा थे वो दोनों के बीच में समझौता हुआ और सीमा तय की गई थी। वहीं 1968 की बात करें तो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल जो था,
ट्राइब्यूनल ने कच्छ का बड़ा हिस्सा भारत को दिया, यानी 90% जो था वो भारत को दे दिया और 10% जो था उन्होंने पाकिस्तान को दिया। तो लेकिन सर्किल की विवाद को सुलझाया नहीं गया था। वहीं यदि देखा जाए तो 1990 से 2000 ईस्वी के दौर में नए कई दौर की वार्तालाप होती है। एक संयुक्त सर्वे भी किया गया, पर सीमा विवाद का समाधान अभी तक नहीं निकला। सर्किल विवाद अहम क्यों है, इसका प्रमुख 3 कारण मैं मानता हूँ। सबसे पहला तो सुरक्षा कारण भारत भी मानती है, क्योंकि दलदली क्षेत्र का इस्तेमाल घुसपैठ के लिए, तस्करी और आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी भी अपना आतंकिस्तान को जो पहचान है उसे छोड़ नहीं सकता। वहीं आर्थिक भी कारण माना जाता है, यहाँ तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार भी पाया जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादन के क्षेत्र में भी प्रमुख रूप से माना जाता है। और तीसरा कारण है कि रणनीतिक कारण इसको देखिएगा तो समुद्री इलाका भारत की समुद्री सुरक्षा और पाकिस्तान की नौसैनिक गतिविधियों पर असर डालता है, और कह सकते हैं भारत को लुक एंड वॉच की स्थिति को पैदा करता है। भारतीय पक्ष की यदि बात करें तो भारतीय पक्ष का यहाँ पर कहना है कि आवंटन एवं सीमांकन जो 1914 में बॉम्बे सरकार के प्रस्ताव के अनुसार हुआ था, तथा सीमांकन की बात किया जाए तो 1925 में पूरा हो चुका था। तो सीमा का निर्धारण मध्य चैनल में प्राकृतिक रूप से पहचाने जाने वाले संकेतों से तय हुआ। पाकिस्तान ने ग्रीन लाइन को जमीन पर स्थानांतरित करने पर जोर दिया, जबकि भारत ने इसे केवल प्रतीकात्मक बताया था। अब इस आधार पे हम कहेंगे, जो कि हमारे राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री हुए, उन्होंने जो हथियार का पूजन किया जिसे L-70 कहा गया है, तो हमें ये बात को जानना होगा कि L-70 ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पाकिस्तान को नस्तानाबूद किया, कैसे इसका योगदान हुआ और आखिर इसकी पूजा क्यों की गई, ये चीज़ों को आपको जानना होगा। तो L-70 जो 40 mm की एक एंटी एयरक्राफ्ट, ध्यान देंगे, एक गन है यानी बंदूक है, जो मूलतः स्वीडन की बोफोर्स कंपनी जो था, ये स्वीडन की बोफोर्स कंपनी ने इसको बनाई है, और भारत ने इसे 1960 के दशक में जो था खरीदा था, और अब यह पूरी तरह से भारतीय तकनीक से अपग्रेड हो चुका है। यह गन जो है प्रति मिनट लगभग 240 से 330 गोलियां चला सकती है, और 3.5 से 4 किलोमीटर दूर तक के निशाने को साधने में सक्षम है। वहीं इसमें रडार लगाया हुआ है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का प्रयोग किए गए हैं, ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम लगे हुए हैं, जो ड्रोनों और हवाई खतरों को जल्दी से जल्दी ये पकड़ लेता है। और भारतीय कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो हमारा है BEL ने इसे आधुनिक बनाया है, ताकि यह ड्रोन युद्ध में सबसे आगे रहे। यानी हम कह सकते हैं कि भारत को सर्किल की रेखा पर पाकिस्तान को चुनौती देने के लिए L-70 गन जो है काफ़ी है। तो ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के जो ड्रोन अटैक हो रहे थे, उसमें इसी गन ने नाकाम उसको किया था। पाकिस्तान को एकदम जो कहा जाता है नीचे गिरा देना, इसका एक बहुत बड़ा कमाल देखा गया। तो L-70 के साथ ZU-23, एक सिल्का और S-400 जो हमारे हैं जैसे अन्य हथियारों ने भी इसमें मदद किया था, और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को नस्तानाबूद करने में हम बहुत आगे बढ़े। तो L-70 गन हमें भी जानना बहुत ज़रूरी था, और साथ ही सर्किल रेखा भी हमें जानना बहुत ज़रूरी था। तो अब होता है कि आगे भारतीय सेना, भारत के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बेटा पाकिस्तान सतर्क हो जाओ, नहीं तो भारत अब की तुम्हें पूरा का पूरा भूगोल के नक्शा से ही मिटाने का हर संभव कोशिश किया। चाहे तुम आतंकियों को कहीं भी छुपा लो, चाहे आप अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ले जाओ, काबुल में रखो, या हो सकता है कि तुम पाकिस्तान के अंदर ही घुसा के रखो, भारतीय सेना, हमारी एयरफोर्स ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इतने जरूर सामर्थ्य हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तान में कहीं भी छुपा होगा तो वहाँ जा करके उन्हें नस्तानाबूद करने के लिए हम साहस रखते हैं, इतनी हमारे पास सामर्थ्य है। तो ये पाकिस्तान को निर्णय लेना है कि वह भारत से पंगा लेगा या भूगोल से नामो निशान मिटेगा। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप अपने कमेंट सेशन में जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।